और उससे क्या हुआ कि उससे उसका नाम क्या है कि एक ट्रोपोकोलेजन, ठीक है, एक ट्रोपोकोलेजन ने या फिर एक फिब्रिल में मौजूद, ये देखो एक फिब्रिल में मौजूद, ठीक है, एक फिब्रिल में काफी सारे ट्रोपोकोलेजन ने मिलकर तो फिब्रिल बनाई थी ना, ठीक है। उससे क्या हुआ कि एक एक ट्रोपोकोलेजन के मॉलिक्यूल ने अपने साथ वाले, जिसमें ए लाइसिन नहीं बना हुआ, लाइसिन ही है, उसने उसके साथ बॉन्ड बनाया, ठीक है, और एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाया। तो उससे क्या हो गया, बेसिकली उसमें क्रॉस लिंकिंग पैदा होने लग गई है, ठीक है। इधर वाले फिब्रिल, अब देखो एक इधर फिब्रिल है, उसमें ट्रोपोकोलेजन का मॉलिक्यूल्स हैं, ट्रोपोकोलेजन में 3 पॉलीपेप्टाइड्स मौजूद हैं, ठीक है। उनके ऊपर लाइसिन हाइड्रोक्सी लाइसिन पर एक्ट किया लाइसाइल ऑक्सीडेज ने, उनको बना दिया एल्डिहाइड, जिससे वो रिएक्टिव बन गए। उन्होंने साथ वाला पड़े हुए ट्रोपोकोलेजन के मॉलिक्यूल्स के, ठीक है ना, उनके साथ जो जो ए लाइसिन नहीं बने उनके साथ रिएक्ट करके इस तरह से यानी कि क्रॉस लिंकिंग पैदा हो गई। बात समझ आ गई? मुझे उम्मीद है अच्छी समझ आ गई होगी, ठीक है। तो ये थी जी सारी इसकी कहानी। अब ये सारा टॉपिक फॉर्मेशन वाला क्लियर हो गया। अब मैं थोड़ी सी आप लोग को मजीद बातें करता हूँ। अब ये सेंसिस, अच्छा एक और बात यहाँ से समझ लो कि जो सेंसिस होती है ना ये कोलेजन की, ये फाइब्रोब्लास्ट में होती है, फाइब्रोब्लास्ट में, ठीक है। ये जो सेंसिस हुई थी ना, ठीक है, ये इंट्रासेलुलर जो मामला सारे हुए थे, ये होगा फाइब्रोब्लास्ट में। जब आप हिस्टोलॉजी पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा फाइब्रोब्लास्ट क्या होते हैं, ठीक है। पढ़ी है अभी तक हिस्टोलॉजी किसी ने? ठीक है, अच्छा जी। वो फाइब्रोब्लास्ट और इन द रिलेटेड ऑस्टियोक्लास्ट ऑफ द बोन और ऑस्टियोकोंड्रोब्लास्ट ऑफ द कार्टिलेज, ठीक है। तो यानी कि फाइब्रोब्लास्ट अगर बोन का हो तो हम उसको ऑस्टियोब्लास्ट कह रहे होते हैं, फाइब्रोब्लास्ट है ना, ठीक है। तो बेसिकली क्या बना क्या रहा है फाइब्रोब्लास्ट का, क्या मतलब है यार, देखो ना फाइबर्स नहीं बना रहा, कोलेजन के फाइबर्स नहीं बना रहा, तो ब्लास्ट मैंने क्या कहा था, ब्लास्ट कहते हैं बनाने वाले को, ठीक है। तो फाइब्रोब्लास्ट, अब समझ आ गई फाइब्रोब्लास्ट क्या किसे कह रहे हैं, ठीक है। तो ये जो सारा प्रो कोलेजन की फॉर्मेशन हो रही है ये फाइब्रोब्लास्ट के अंदर हो रही है, ठीक है। ये बातें पता चल गई। फिर उसको ऑस्टियोब्लास्ट या कॉन्ड्रोब्लास्ट, फिर वो जिधर मौजूद होता है उस हिसाब से उसका नाम होता है। अच्छा अब थोड़ी सी इसकी स्ट्रक्चर पे भी आ जाओ, ठीक है। अब थोड़ा सा ना स्ट्रक्चर पे आओ जरा, बल्कि स्ट्रक्चर से पहले मैं आप लोग को यहाँ पे लेके जाता हूँ। ये देखो जी, अब थोड़ी सी जनरल बातें करते हैं, हमने सेंसेस सारी पढ़ ली है। अब जरा ना थोड़ा सा कान शान खोलो, अब बातें आपको बहुत आसान लगेंगी, ठीक है। अब ये कहता है कि दे देखो अभी 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 हम पढ़ के आए हैं ना सारा कि क्या है कोलेजन, तीन तीन चेन्स मिली होती है, 3 अल्फा चेन्स। ये देखो 3 अल्फा चेन्स है कि नहीं है, ठीक है। एक ट्रिपल हेलिक्स बना हुआ था कि नहीं बना हुआ था, अभी हम बना के आए हैं कि नहीं बना के आए, बताओ। फिर हमने क्या कहा था, तीनों चेन्स के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, ये देखो उन तीनों चेन्स के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं। अब तो हमें ये भी पता है कि वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते कैसे हैं, पता है कि नहीं पता हमें, ठीक है, हाइड्रोक्सिलेशन के नतीजे में बनते हैं, ठीक हो गया। अच्छा जी, फिर जनाबे वाला और हमने क्या पढ़ा थी, देखो 3 पॉलीपेप्टाइड्स हैं, उन पॉलीपेप्टाइड्स का नाम क्या रखा हुआ है, अल्फा चेन्स। जैसे अभी हम प्रो अल्फा चेन, अल्फा चेन, तो यानी कि उनका नाम क्या है, अल्फा चेन्स हैं, तीनों पॉलीपेप्टाइड्स, ठीक है। और आपस में बाइंड अराउंड होके क्या बनाते हैं, ट्रिपल हेलिक्स। ये तो बातें सर हमें पहले ही पता है, ये तो हमें ना ही बताएं तो हमें आता है, ठीक है। ये देखो जी, और क्या जनाबे वाला, ये जो इलास्टिन और कोलेजन जिसको हम पढ़ रहे हैं, ये बेसिकली एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स की प्रोटीन्स हैं, ये इंट्रासेलुलर प्रोटीन्स नहीं है, एक्स्ट्रासेलुलर प्रोटीन्स हैं। ये इनका स्ट्रक्चरल रोल है, स्ट्रक्चरल। फाइब्रस प्रोटीन्स का रोल होता है स्ट्रक्चरल, जो हम चैप्टर 3 में पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे हीमोग्लोबिन वगैरह, मायोग्लोबिन वगैरह, वो क्या है, वो ग्लोबुलर प्रोटीन्स है, उनका फंक्शन क्या होता है, उनका स्ट्रक्चर रोल नहीं होता, उनका ज्यादा फंक्शन रोल होता है। एंजाइम सारे ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं। तो ये फाइब्रस प्रोटीन्स हैं, ठीक है, इनका क्या स्ट्रक्चर रोल है, ये यहाँ पे मौजूद है, स्किन में, ब्लड वेजल्स में, स्क्लेरा, कॉर्निया ऑफ द आई में, इनमें सेकेंडरी, वो जो हमने स्ट्रक्चर्स पढ़े थे ना, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी, टर्शियरी, फिर क्वाटरनरी, तो ये बेसिकली सेकेंडरी लेवल पर होती हैं, ठीक है। ये लेवल क्या होते हैं वो हम चैप्टर 2 में पढ़ेंगे, ये सादा बातें हैं, आपको वैसे ही एफएससी से ही पता है, ठीक है। चलो जी, अब जनाबे वाला, अब यहाँ से एक और बात देखो, ये जो तीनों चेंज होती है ना, तीनों चेंज, आप लोगों को क्या लगता है कि तीनों चेंज बिल्कुल सेम होती हैं? ये तीनों मतलब बिल्कुल सेम नहीं होती, साइज इनका सेम होता है, अमाइनो एसिड भी सेम होते हैं, मतलब अमाइनो एसिड सेम नहीं होते, मतलब उनका नंबर सेम होता है, लेकिन अमाइनो एसिड के सीक्वेंस में फर्क होता है, अमाइनो एसिड के सीक्वेंस में फर्क होता है, जिससे क्या होता है, डिफरेंट चेन्स बनती हैं। देखो आप मेरी बात सुनो, ये वही बात है जो मैंने आपको हीमोग्लोबिन में बताई थी कि हीमोग्लोबिन में हीमोग्लोबिन ए होता है, बी होता है, ठीक है, हीमोग्लोबिन एफ होता है। वो क्यों एफ इतने, यानी कि हीमोग्लोबिन की टाइप्स किस बुनियाद पे ही, देखो हीमोग्लोबिन में क्या है, हीमोग्लोबिन की चेन है, चेन्स में आगे से क्या है,
चेन में हीम है और हीमो और पॉलीपेप्टाइड चेन है। तो मैंने कहा था कि जैसी पॉलीपेप्टाइड हीम सेम रहता है सब में, सिर्फ क्या है कि पॉलीपेप्टाइड में ना अमाइनो एसिड में वेरिएशन आती है। अमाइनो एसिड यानी कि सिर्फ अमाइनो एसिड की सीक्वेंस में चेंज आता है और उनके नंबर में भी उधर चेंज आता है, ठीक है। यहाँ पे अलबत्ता नंबर में नहीं चेंज आता, नंबर सेम रहता है, साइज सेम रहता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ क्या होता है, अमाइनो एसिड की सीक्वेंस में वेरिएशन आती है, जिससे क्या होता है, कोई बन जाती है अल्फा 1 चेन, कोई बन जाती है अल्फा 2 चेन। तो यानी कि डिफरेंट टाइप चेन्स बनती हैं डिफरेंट अमाइनो एसिड की सीक्वेंस की बुनियाद पर। अब जब मुझे बताओ, जब अमाइनो एसिड की चेन्स डिफरेंट हैं तो क्या कोलेजन की टाइप्स डिफरेंट नहीं होगी? भाई इसमें 3 मिलनी है, कोई 3 आनी है, तो किस तरह की 3 आई हैं उस हिसाब से मानो कोलेजन की भी टाइप्स बनती जाएंगी। जैसा कि कोलेजन टाइप 1 में अल्फा 1 2 होंगी, अल्फा 2 1 होगी। कोलेजन टाइप 2 में क्या होगा, तीनों अल्फा 3 होंगी। तीनों अल्फा 1 की तीनों जो होंगी वो कौन सी होंगी, अल्फा 1 होंगी। ये अल्फा 1 2 में डिफरेंस किस बात का है, अमाइनो एसिड के सीक्वेंस का, अमाइनो एसिड के सीक्वेंस का। अब कोई बच्चा ऐसा है तो नहीं जो मुझे ये कहे कि सारा अमाइनो एसिड में सीक्वेंस में क्यों फर्क आता है, क्योंकि फिर मैंने उसको कान पकड़ाने हैं। क्या अभी मैं बता के आया हूँ कि डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन हुई थी, एमआरएनए बना था, ठीक है, और फिर क्या हुई थी ये यहाँ पे, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये जो डीएनए बनाएगा चेंज वो सारी सेम नहीं होंगी, उनके अमाइनो एसिड में फर्क होगा, ठीक है। फिर वो जो ठीक है उनके अमाइनो एसिड में फर्क होगा। अब ये जो 3 मिलेंगी जिससे फिर आगे कोलेजन बन रहा है, वो अब कौन सी 3 मिलती हैं? अगर तो तीनों अल्फा 1 मिल गई तो हम कहेंगे कोलेजन टाइप 2 बन रहा है। अगर वो 2 अल्फा 1 वाली मिली, ठीक है, और उसका नाम क्या 1 अल्फा 2 वाली मिल गई, तो हम क्या कहेंगे कोलेजन टाइप 1 बन गया है। अब ये तो टाइप 1 2 बताया है ना, अब हम वो पेज भी हमारा कवर हो गया। अब मैं इस पेज पे आ रहा हूँ, लेकिन अब उसका नाम क्या, कोलेजन की को पता नहीं 20 टाइप्स होती हैं, मतलब बहुत ज्यादा टाइप्स हैं कोलेजन की। उनमें से जो मोस्ट अबंडेंट टाइप्स हैं उसने यहाँ पे लिखी हुई हैं। ये टेबल आप लोगों में से हर बच्चे को कल आता हो, यहाँ से एमसीक्यू आना ही आना है। इवन के एमसीक्यू तो एक 100% डन है, मतलब यहाँ से एमसीक्यू ना आए पॉसिबल ही नहीं है। आप लोगों ने जब पेपर में बैठा होना है ना, मैं अल्लाह की कसम बता रहा हूँ कि जिस जिस बच्चे ने मेरी बातों को सुन लिया ना, उसकी जिंदगी काफी हद तक आसान हो जानी है, ठीक है, क्योंकि उसने धक्के नहीं खाने, उसको पता होना है पेपर आना कहाँ से है। यहाँ से एक एमसीक्यू आना, सीधी सीधी बात है। ये जो टॉपिक है ना कोलेजन वगैरह ये वाला, ये प्रोटीन में भी काउंट होता है और एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स में भी काउंट होता है, उसमें गैग्स और ये वाला चैप्टर आता है, ठीक है। और इवन प्रोफेसर भी पूछ लेता है इसमें से कि टाइप 4 कोलेजन किस में होती है। ये टाइप्स हैं कोलेजन की, मोस्ट अबंडेंट टाइप्स लिखी हुई हैं, बहुत ज्यादा हैं, कोई 20 से भी मेरे ख्याल से ऊपर, ठीक है, मोस्ट अबंडेंट लिखी हुई है और आप लोगों ने ये टेबल रटना है, ठीक है। अच्छा चलो, अब इसने क्या किया हुआ है, इसने आगे से उसकी भी क्लासिफिकेशन की हुई है कोलेजन्स की। एक उसने कहा कि फिब्रिल फॉर्मिंग है, फिब्रिल फॉर्मिंग वही है जो हम अभी पढ़ के आए हैं। एक होती है नेटवर्क फॉर्मिंग, एक होती है फिब्रिल एसोसिएटेड कोलेजन्स, 3 है मतलब। एक तो यही है ना फिब्रिल फॉर्मिंग, ये फिब्रिल्स ही बना रही थी अभी जो हम पढ़ के आए हैं कि ट्रिपल हेलिक्स बना के फिर उसका नाम फिब्रिल। ये देखो, ये वो कोलेजन के ट्रोपोकोलेजन के मॉलिक्यूल्स हैं, देख रहे हो, देख रहे हो, ये इसने क्या बनाया हुआ है, ये इसने क्या बनाया हुआ है, कोलेजन के मॉलिक्यूल्स ने आपस में मिलके जिन्होंने क्या बनाया हुआ है, फिब्रिल बनाया हुआ है। इन फिब्रिल्स ने आपस में क्रॉस लिंकिंग करके क्या किया हुआ है, पूरा कोलेजन का फाइबर बनाया हुआ है। तो यहाँ पे उसने क्या किया, क्या है, ठीक है ना, यहाँ पे उसने उसी को शो किया है कि अब यहाँ पे अब आप लोगों ने एक बात को सुनना है, यानी कि ये कौन सी वाली है, ये फिब्रिल फॉर्मिंग है, फिब्रिल फॉर्मिंग, कौन सी, फिब्रिल फॉर्मिंग। अच्छा अब इसमें 2-4 बातें प्लीज जल्दी से सुन लो। इनमें जो कोलेजन के मॉलिक्यूल्स है ना इधर, ये पता है क्या करते हैं, देखो देखो देखो, ये कोलेजन का मॉलिक्यूल है, ये दूसरा, एक तो ये है कि ये आपस में ऐसे बॉन्ड नहीं होते, इन दोनों के दरमियान भी डिस्टेंस होता है, थोड़ा सा डिस्टेंस होता है, ठीक है, पहले ये बात हो गई। नंबर 2, जो नेबरिंग मॉलिक्यूल होता है ना, देखो वो 3/4 उसने ओवरलैप किया होता है साथ वाले को। ये देखो इसने पूरा तो नहीं ओवरलैप किया हुआ, इसने 3/4 किया हुआ है और बाकी उसने नहीं किया हुआ, यानी कि इसने इसको 3/4 किया हुआ है। क्या ख्याल है, इसने इसको भी 3/4 किया हुआ है, ये देखो। तो इस तरह से हर मॉलिक्यूल ने, देखो इसने इसको कितना किया हुआ है, 3/4 ओवरलैप किया हुआ है, यानी कि एक पोर्शन ओवरलैप अपने साथ वाले को नहीं करता, ठीक है। पहले तो ये बात होगी, एक ये कि आपस में जो एक चेन में है, ठीक है, उनके दरमियान भी डिस्टेंस है। फिर नंबर 2 बात क्या है कि इसने इसको कितना ओवरलैप किया हुआ है, 3/4। अच्छा अब एक और बात, वो क्या है, तो यानी कि ये बेसिकली क्या हुई, क्या ये एक स्टैगर्ड जो है ना, वो उसका नाम क्या है, एक पैकिंग हुई हुई है इनकी, यानी कि जो ट्रोपोकोलेजिन का मॉलिक्यूल जो मिलकर फिब्रिल्स बनाते हैं ना, वो स्टैगर्ड पैकिंग करते हैं। स्टैगर्ड, स्टैगर्ड का क्या मतलब है, ये स्टैगर्ड का पैकिंग,
कि आपस में भी के दरमियान में थोड़ा सा फासला होता है, और फिर साथ वाले के साथ 3/4 बाइंडिंग करते हैं। कितनी? 3/4। ठीक है। तो अच्छा, आप मेरी एक और बात सुनो, ये जो दरमियान में जो जगह खाली आ रही है, जब आप स्टेनिंग करोगे तो यहाँ पे तो बड़ा डार्क किस्म का स्टेन आ जाएगा, और जहाँ पे कोई गैप शैप नहीं है, ठीक है, वहां पे जब आप स्टेनिंग करोगे तो वहां पे कोई स्टेन आएगा ही नहीं। ठीक है। ठीक है। लाइट स्टेनिंग इन रीजन विद नो गैप्स, जबकि जहां पर गैप है वहां पर सारा स्टेन तो वहां पे इकट्ठा हो जाना है। ठीक है। तो वहां पर क्या होना है, ये डार्क सा बन जाना है। तो यानी कि स्टैगर्ड अरेंजमेंट ऑफ कोलेजन मॉलिक्यूल्स कॉजेस स्ट्राइट, तो एक स्ट्राइटेड अपीयरेंस नहीं बन गई? देखो 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 देखो, एक स्ट्राइटेड अपीयरेंस बन गई। जैसे हमारे वो स्केलेटल मसल में क्या होता था, मायोसिन जहां पे होता था, वहां पे क्या होता था, वहां पे यानी कि डार्क सा बैंड, ठीक है, डार्क लाइक बैंड बनते थे ना एक्टिन मायोसिन की वजह से। यहाँ पे क्या हुआ है, जहां पे वो मॉलिक्यूल है, वहां पे जब होती है तो क्या होता है, वहां पे डार्क लाइट स्टेनिंग आ जाती है, क्योंकि वहां पे वो जो स्टेन होता है वहां पे अकोमुलेट नहीं होता, जबकि लाइट है जहाँ पे गैप होता है वहां पर क्या होता है, वहां पर वो हैवी स्टेनिंग हो जाती है। ये देखो, ये डार्क ब्लैंड बन गया। तो यानी कि किस वजह से पॉसिबल हुआ है, ये इनकी स्टैगर्ड 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 का मतलब समझ रहे हो ना? ठीक है, कि स्टैगर्ड का क्या, कि आपस में 100% इस तरह से आपस में जुड़े नहीं हुए। ठीक है, उस वजह से जो गैप आ रहा है। और फिर ये है कि आपस में पैरेलल कितना कर रहे हैं, आपस में ओवरलैप 3/4। ठीक है, इससे होता है स्ट्राइटेड अपीयरेंस आ जाती है। ये देखो यहाँ से अगेन पढ़ो कि फिब्रिल्स, कोलेजन फिब्रिल जो है ना, उनमें क्या है, एक बेंडिंग पैटर्न है। ये देख रहे हो बेंडिंग पैटर्न, ये फिब्रिल में बेंडिंग पैटर्न है, इसको कह रहे हैं बेंडिंग। ये बैंड बने हुए हैं, डार्क लाइट डार्क लाइट। ठीक है, डार्क यहाँ पे सारा क्या होगा, लाइट होगा, यहाँ पे डार्क डार्क लाइट डार्क लाइट। ठीक है, reflecting the regularly staggered packing of individual collagen molecules in the fibril। अभी मैं भारा पढ़ा के आ गया हूँ कि फिब्रिल के अंदर क्या होते हैं, ट्रोपो कोलेजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो वही बात वो कह रहा है कि वो क्या है, रेगुलरली स्टैगर्ड है, स्टैगर्ड है। ठीक है, स्टैगर्ड पैकिंग इन्होंने आपस में की हुई है, जिससे क्या हो रहा है, अब बात क्लियर हो गई ना? ठीक है, चलो अब यहाँ पे आके अगेन पढ़ो, यहाँ पे लाइन अप पढ़ो। ठीक है, यहाँ पे पढ़ो कि ये जो ट्रोपोकोलेजिन के मॉलिक्यूल जब फिब्रिल्स बनाने लगे थे, वो तो हमने कहा कि ठीक है, एक तो स्पॉन्टेनियसली एसोसिएट होते हैं, फिब्रिल्स बनाते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई कि स्पॉन्टेनियसली होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट बात, अब आप लोगों ने क्या याद रखनी है, वो आपस में ओवरलैपिंग भी करते हैं, एक पैरेलल अरे भी बनाते हैं। ठीक है, ये भी बात हमें पता है, बिल्कुल आपस में उन्होंने एक रेगुलर थी, एक देखो बिल्कुल रेगुलर है, ठीक है, ऑर्डर्ड है, और उसका नाम क्या है, ठीक है, आपस में पैरेलल भी हैं। ये देखो आपस में पैरेलल है, फिब्रिल्स बनाए हैं इन्होंने। फिब्रिल फार्मिंग है कि नहीं है? फिब्रिल फार्मिंग है ना? ठीक है। अच्छा जी, फिर और क्या, और क्या? चलो ठीक है सर, उसका नाम क्या है, ऑर्डर्ड हो गया, पैरेलल अरे हो गया। ठीक है, अरेंज्ड इन स्टैगर्ड पैकिंग, स्टैगर्ड पैकिंग। ठीक है, कैसे अरेंज है आपस में? आपस में स्टैगर्ड पैटर्न के जरिए से आपस में अरेंज्ड है। फिर क्या, मजीद लाइन पढ़ो, ईच ओवरलैपिंग इट्स नेबर बाय लेंथ अप्रोक्सीमेटली 3/4। जो ओवरलैपिंग कर रहा है वो उस स्टैगर्ड पैकिंग की वजह से कितनी कर रहा है ओवरलैपिंग, 3/4। ये बातें अब क्लियर हो गई कि ये स्टैगर्ड पैकिंग का वाला क्या सीन है, बेंडिंग पैटर्न किस में आ रहा है? बेंडिंग पैटर्न हमारे फिब्रिल के अंदर आ रहा है। क्यों फिब्रिल के अंदर बेंडिंग पैटर्न आ रहा है? क्योंकि जो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स हैं उन्होंने आपस में स्टैगर्ड पैकिंग की है। ठीक है, और आपस में एक दूसरे को 3/4 ओवरलैप करते हैं, जिससे ये है कि दरमियान में जो स्पेस थोड़ी सी बचती है उसकी समझ आ गई? मुझे उम्मीद है हर बच्चे को ना क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलो जी, ये भी बातें क्लियर हो गई, फिब्रिल फार्मिंग वाली भी। ठीक है, अच्छा एक और बात देखो। ठीक है, अच्छा, ये जो नेटवर्क फार्मिंग होते हैं उनकी बात सुनो आप। ये सारे इस तरह से फिब्रिल फार्मिंग नहीं होते, कुछ नेटवर्क फार्मिंग भी होते हैं जो कि 3 डायमेंशनल मैश वर्क बनाते हैं। ऐसे ना 3 डायमेंशनल मैश वर्क। ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन का पता है ना आप लोगों को? मैंने जब वो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन पढ़ा रहा था तो मैंने बेसमेंट मेम्ब्रेन पढ़ाई थी। ठीक है, अच्छा अब देखिए, उसका नाम क्या है, कि क्या हो रहा है कि 3 डायमेंशनल मैशवर्क। ठीक है, यानी कि सारे आपस में फिब्रिल्स नहीं बनाते, कुछ 3 डायमेंशनल मैशवर्क भी बनाते हैं, जैसा कि बेसमेंट मेम्ब्रेन में होता है। अब किसी को बेसमेंट मेम्ब्रेन का पता है? एपिथेलियल सेल्स के बेस पे, एपिथेलियल सेल्स की बेस पे होती है,
याद है ना, मैंने रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन पढ़ा रहा था तो मैंने क्या कहा था कि सारे एपिथेलियल सेल जुड़े होते हैं, उनके नीचे क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर सारे एपिथेलियल सेल ऐसे आपस में जुड़े होते हैं। ठीक है, तो ये बात है। ठीक है, ये यानी कि कुछ नेटवर्क फॉर्मिंग है। ठीक है, फिर कुछ हैं जो फिब्रिल एसोसिएटेड कोलेजन है। ये भला क्या करते हैं? ये कोलेजन फिब्रिल्स की सरफेस पर पाई जाती है। ये आपस में फिब्रिल्स को आपस में लिंक करते हैं, यानी कि फिब्रिल्स को मजीद आपस में लिंक करते हैं। हालांकि हमने पढ़ा अभी, ठीक है, कि फिब्रिल्स जो है वो आपस में कौन से बॉन्ड के जरिए से, क्रॉस लिंक के जरिए से भी आपस में अटैच होते हैं। लेकिन उसके साथ साथ देखो, आप काम चेक करो कि कईयों में, देखो मेरी बात सुनो, ये सारे जो कोलेजन हम पढ़ रहे हैं ना, ये कोलेजन वगैरह स्किन में मौजूद है, स्किन को स्ट्रेंथ दे रही है, ब्लड वेसल्स को, बोन टेंडन कितना कितना मजबूत है हमारी बोन मेरे भाई, वो इस कोलेजन की वजह से है, इस कोलेजन की वजह से है। ठीक है, ये कोई माड़ी मुड़ी आप लोग क्या समझ रहे हो इसको, को कच्ची पक्की चीज है, ये हम बड़ा पक्का निजाम बना रहे हैं। तो ये जो फिब्रिल एसोसिएटेड कुछ कोलेजन भी होते हैं जो कि क्या करते हैं, उन फिब्रिल्स को मजीद आपस में जोड़ रहे होते हैं। ठीक है, समझ आ गई बात। और इवन उनको ना सिर्फ आपस में बल्कि उनको एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स और चीजों से भी बाइंड कर रहे होते हैं, तो उनको हम कहते हैं फिब्रिल एसोसिएटेड कोलेजन्स। ठीक है, अच्छा ये कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, ये देखो, ये टाइप 9 और टाइप 12, टाइप 9 यानी कार्टिलेज के अंदर, और टाइप 12 टेंडन के अंदर, लिगामेंट के अंदर। देखो लिगामेंट टेंडन मजबूत होते हैं ना, तो उनको इस फिब्रिल एसोसिएटेड कार्टिलेज ने मजबूत किया होता है, और टेंडन। ठीक है, ये याद हो गया। अच्छा, ये नेटवर्क फॉर्मिंग कौन कौन से कोलेजन है, ये 4 है, 8 है, 4 और नहीं 4 और 7, 4 और 7, यानी कि जब नेटवर्क फॉर्मिंग के आगे आप लिख लो 47। ठीक है, जिससे आपको याद रहेगा 4 और 7। ठीक है, और इधर इसका नाम क्या, आप क्या लिख रहे हो, 9 9 12। जो 9/11 होता था ना, 9/11, ठीक है, अमेरिका में जो हुआ था, वो अब असल में 9/12 था, वो उनको गलती हुई है। ठीक है, वो सारे रिपोर्टर्स को गलती हो गई है, अब उनको मैं जाके बताता हूँ 9/12 होता है। ठीक है, अच्छा, अब ये जो फेब्रुअरी वार्मिंग है, ये 1 2 3, इतना आसान सर, ये तो बहुत आसान है। ठीक है, इसमें कोई मुश्किल बात तो है ही नहीं। ठीक है, चलो जी, ये 47 हो गया, और ये बेसिकली 9/12 है। ठीक है, ये 1 2 3 1 2 3 123 है ये। ठीक है, चलो जी, हमें याद भी हो गया। ठीक है, कि ये मैशूर फार्मिंग है, इसकी हम मिसाल क्या देंगे, नंबर 4 पर ये एमसीक्यू आता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन वाला। ठीक है, और नंबर 8 वाला किधर है, उसका नाम क्या, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम है, बीनीथ स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलिया। ठीक है, समझ आ गई बात। ठीक है ना, देखो उधर भी हमने पढ़ा था। ठीक है ना, तो ये उधर मौजूद होता है। ठीक है ना, उधर यानी कि मैशवर्क बनाया होगा ना, जैसे कि एपिथेलियल सेल्स के ऊपर मौजूद होता है, तो ये किधर है, ये सर्टिफाइड स्क्वेमस, पता है ना, वो तो आप उसमें हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि सर्टिफाइड स्क्वेमस जो सेल्स होते हैं। जी खैर, इसके लिए अब मैं अगले बंदे को क्या कहूँ। ठीक है, अच्छा, ये बाकी ये आप लोगों ने ना जरूर याद। अच्छा, एक और बात, चलो थोड़ा सा और याद कराता हूँ आप लोगों को। ये जो 3 है, ये ज्यादा डिस्टेंसिबल टिश्यूज में है। देखो ब्लड वेसल डिस्टेंडेबल होती है कि नहीं, स्किन जो है, ठीक है, वो क्या होती है, फीटल स्किन उसने लिखा है, मतलब थोड़ी डिस्टेंसिबल, मतलब जिनको थोड़ा सा थोड़ी डिस्टेंड हो सके। नंबर 2 किस में है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क में, विट्रस बॉडी में, कार्टिलेज में, ये बेसिकली कार्टिलेजनस स्ट्रक्चर्स में है। टाइप 1 किस में है, जिनको बड़ी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ चाहिए, यानी कि स्किन, देखो अब कहीं ठीक है, स्किन, बोन, टेंडन, ब्लड वेसल, कॉर्निया। ठीक है, यानी कि जिनको हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ चाहिए उधर है, बोन टेंडन। ठीक है, बोन टेंडन तो याद रहेगा, बाकी है ब्लड वेसल, कॉर्निया। ठीक है, स्किन। अच्छा, एक ऑब्वियसली अब आप लोग कहोगे सर कार्टिलेज में इधर भी मौजूद है, इधर भी मौजूद है, तो एमसीक्यू आ गया। तो फिर मेरे भाई वो एमसीक्यू इस तरह से नहीं आएगा, उनको भी पता है कि हमने क्या एमसीक्यू डालना है, इसलिए इतना नहीं परेशान होना। अच्छा, ये पेज भी हो गया, अब जरा इस पेज पे आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। अब जो मेन हमारा टॉपिक है ना, वो हो गया हुआ है, लेकिन ये है कि अब थोड़ी आसान आसान बातें ही हैं, अब हम उन्हीं बातों को जरा थोड़ा सा बेहतर बना रहे हैं। अच्छा, अभी मैंने क्या अभी वो जो, अब पता क्या होता है, ये जो हमारी होती है ना अमीनो एसिड सीक्वेंस, उसमें उसके पास ग्लाइसिन और प्रोलीन बहुत ज्यादा होते हैं। मतलब जो हमारा एक चेन बन रही है ना, एक चेन की वो बात कर रहा है कि एक चेन के अंदर जो अमीनो एसिड की सीक्वेंस है ना, वो इस तरह की होती है। एक तो जरूर लाजमन 3 में से एक, जो हमारी 3 अल्फा चेन्स बनती है ना, उसकी बात वो कर रहा है कि उसमें 3 अमीनो एसिड्स का ना एक रिपीटेड सीक्वेंस होता है। ग्लाइसिन एक तो होगा, लाजमन ग्लाइसिन। ठीक है, फिर दूसरा कौन सा होगा, दूसरा हो सकता है एक्स जो हो ना, वो पता है ज्यादातर होगा प्रोलीन,
और Y ज्यादातर होगा हाइड्रोक्सीप्रोलीन, यानी कि प्रोलीन प्रोलीन, एक लाइसिन एक ग्लाइसिन, ठीक है। मोस्ट अबंडेंट कौन से हैं? प्रोलीन और ग्लाइसिन। एक तो होगा लाजमी ग्लाइसिन, दूसरा होगा मोस्ट फ्रिक्वेंटली दूसरा होगा प्रोलीन, और आगे उससे अगले का तीसरा कौन सा होगा? हाइड्रोक्सीप्रोलीन। ये है मोस्ट फ्रिक्वेंटली, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हमेशा यही होगा, क्योंकि ये भी होता है वाई वाला ज्यादातर वो भी होता है लाइसिन भी, प्रोलीन नहीं होता। बता अभी नहीं पढ़ गया लाइसाइलोक्सिड इतना तो पढ़ लिया, अब तक तो प्रोलीन। और देखो अब ये बातें आपके लिए आसान है, अगर कोई बच्चा आप भी कहे ना कि ये मुश्किल है, मेरे भाई अभी पढ़ा के आ रहा हूँ हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ प्रोलीन एंड लाइसिन। अब पता चला है कि वो इसके अमीनो एसिड सीक्वेंस में ज्यादा होते हैं, अब पता चला है कि वहां पे वो जो उनकी उसने खास बात की है वो इस वजह से की है कि इनमें होता ही बहुत ज्यादा है, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि ये निजाम है ग्लाइसिन प्रोलीन हाइड्रोक्सी प्रोलीन, ठीक है। ज्यादातर क्या होगा? ग्लाइसिन तो लाजमी है ना, तीन में से एक, ठीक है। प्रोलीन होगा एक्स पे, ठीक है। प्रोलीन की जगह कुछ और भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर प्रोलीन होगा। और यहाँ पे अगले वाला कौन सा होगा? अगले वाला होगा प्रोलीन या फिर लाइसिन। प्रोलीन ज्यादातर होगा, बाकी लाइसिन भी होगा, ठीक है। बातें पता चल गई? अच्छा जी, अब शुरू में जब प्रोटीन बनती है ना, अब मुझे बताओ, जब प्री प्रो अल्फा चेन बना था, क्या उसमें हाइड्रोक्सी प्रोलीन हाइड्रोक्सी लाइसिन था? नहीं। वो जब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमन में गया है, प्रोटीन बनने के बाद उधर गई है, तो उसमें पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन उसके बाद हुई है। उसके बाद उसमें पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन हुई है कि उसमें उसका नाम क्या, उसने हाइड्रोक्सीप्रोलीन हाइड्रोक्सीलाइसिन बनाया है, ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमन के अंदर। अब ये बातें आपके लिए सारी आसान है, ठीक है। तो अब वो जो उसका नाम क्या है, OH हाइड्रोक्सिलेशन से बना है, उससे क्या हुआ है? उससे अब आपस में वो जो तीनों चेन्स हैं, ट्रिपल हेलिक्स के अंदर जो तीन चेन्स हैं, आपस में क्या करेंगी? हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना लेंगी, ठीक है। ये बातें भी क्लियर हो गई, ठीक है। मतलब ये है कि मैंने आपको ये हर बात पढ़ा दी है, बाकी ये दो बातें मजीद सुन लो, ठीक है। ये ग्लाइसिन का मतलब क्या काम है? बेसिकली ग्लाइसिन सबसे छोटा सा अमीनो एसिड है, बिल्कुल छोटा सा। इसकी आर चेन बहुत ज्यादा छोटी हाइड्रोजन है आर चेन में, तो इसलिए ये ना ये उन रिस्ट्रिक्टेड प्लेसेस में आ जाता है जहां पे तीनों चेन आपस में ना आपस में आपस में होने लगती है ना, मैं मिलने लगती है, वे ती चेन हेलिक्स कम टुगेदर। जहां पर तीनों चेन जो हेलिक्स की है ना आपस में मिलने लगती है ना, तो वहां पर कौन मौजूद होता है? ग्लाइसिन, ठीक है। और ये प्रोलीन है, ये क्या करता है? ये बेसिकली ना, ये उसका नाम क्या है, ये प्रोलीन वाली बात मैं आपको अगेन पढ़ाऊंगा उसमें, ठीक है ना, चैप्टर 2 में। यहाँ पे बस इतना याद रख लो कि बेसिकली जो ये जो है तीनों चेन्स है ना, बेसिकली तीनों चेन्स हेलिकल हैं, ठीक है। ठीक है, तीनों चेन्स क्या है? हेलिकल हैं, ठीक है। वो हेलिकल प्रोलीन की वजह से बनती है, क्योंकि ये थोड़ी सी किंक प्रोवाइड करता है, और ये उनकी हेलिकल कन्फर्मेशन को ना अल्फा हेलिक्स नहीं बनने देता। ये देख रहे हो, तीनों चेन्स हेलिकल हैं, ऐसे 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 ऐसे, लेकिन हेलिक्स नहीं है। हेलिक्स कैसा होता है? हेलिक्स ऐसा होता है, वो आप लोगों को हेलिक्स का तो पता ही है यार, ऐसा हेलिक्स ऐसा होता है, यानी कि ये उसको ऐसे ऐसे उसकी सर्कुलर शेप नहीं बनने देती, बल्कि कैसा बनाती, कैसा है उसको उसको ऐसे बनाती है, बस ऐसे हेलिकल बनाती है, और उसको हेलिक्स नहीं बनने देती, ठीक है। क्योंकि किंग प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो सर्कुलर शेप में जा ही नहीं सकता। यानी कि इसकी बेसिकली रिंग स्ट्रक्चर होती है, जिसकी वजह से किंक आता है, और वो बजाय ये कि ऐसे आगे जाता मजीद फिर ऐसे, वो उसको उधर यानी कि ऐसे नहीं होने नहीं देती, उसको उसको इधर से ऐसे ले आती है, उसको किंक प्रोवाइड करती है, और उसको ना हेलिक्स नहीं बनने देती, ठीक हो गया। बस इतनी सी बात, बाकी चैप्टर 2 में मजीद समझ आ जाएगी आपको। तो अब आपको ग्लाइसिन का काम और प्रोलीन का काम भी पता चल गया, ठीक है। अच्छा जी, अब जरा जो है ना, अगर तो कहते हो तो बस कर देते हैं, ठीक है, बाकी बातें कल कर लेंगे, लेकिन ये है कि याद हो गया हर बच्चे को? मेरा ख्याल है बस कर देना चाहिए, है ना। हाँ जी, आप अगर किसी का कोई पॉइंट मिस मिस हो गया है, या फिर किसी ने कुछ ठीक है मजीद पूछना है, तो वो बताए। हाँ जी, या मजीद पढ़ना हो तो फिर भी बता दे, ठीक है। हाँ जी हाँ जी, बोल नहीं रहे आप लोग। लेक्चर एंड हो गया मेरे ख्याल से, ठीक है। कितने बजे हमने